Hello guys, how are you all? Welcome to my channel The Studious Kids. I am here again with a new video. As you can see on the screen, our today's video is about residential status of an accessee. It is a taxation topic in which today we will do basic conditions to be a resident in India, and second is incidence of tax, or you can say tax liability on an accessee. Before starting the video, if you are a new viewer on the channel, don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. So now let's start the main content. आज के हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स कवर करेंगे कि जो टैक्सेशन सब्जेक्ट के हैं. फर्स्ट है कि जब बेसिक कंडीशंस टू बी ए रेसिडेंट, और उसमें हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों देख लेंगे साथ ही साथ. और सेकंड है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, या यू कैन से टैक्स लायबिलिटी. ये दोनों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये दोनों के एक सम्स आते हैं एक दूसरे के और में, या कई बार दोनों का कंबाइंड एक 14 मार्क्स का भी सम पूछा जाता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट, रेसिडेंट. एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, an individual is said to be a resident in India in any previous year if he or she satisfy one of the following conditions. The first condition is the individual has stayed in India during the previous year for a minimum period of 182 days or more. According to Income Tax Act, एक एक्सेसी को रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई होने के लिए, उसको ट्रीट होने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, या दोनों में से एक. उसमें से फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो इंडिविजुअल है, जो एक्सेसी है, उसे प्रीवियस ईयर में उसका जो स्टे है इंडिया में वो एटलीस्ट 182 डेज़ का होना चाहिए, या उससे ज़्यादा होना चाहिए. सपोज़ अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल, वो है मार्च 2020 टू अप्रैल 2021. सो उसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा मार्च 2019 टू अप्रैल 2020. तो इस प्रीवियस ईयर में हमारे एक्सेसी का जो स्टे है इंडिया में वो एटलीस्ट 182 डेज़ होना ही चाहिए, या उससे मोर, उससे ज़्यादा, लेकिन उससे कम नहीं. सेकंड कंडीशन ये है, ही मस्ट, हियर देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, ही मस्ट रिसाइडेड इन इंडिया फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 60 डेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. इन एडिशन टू दिस, he has resided in India for a minimum 365 days in the 4 preceding years to the previous year. जो सेकंड कंडीशन है उसके आप में ही हमें दो और कंडीशंस भी दी गई है, कि जो उसमें फर्स्ट सब्सिडरी कंडीशन है वो है कि जो हमारा एक्सेसी है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका स्टे 60 डेज़ का होना चाहिए. और उसके साथ ही साथ जो सेकंड सब्सिडरी कंडीशन है वो ये है कि पिछले 4 प्रीसीडिंग ईयर्स में, प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो पिछले 4 साल हैं, उसमें हमारे एक्सेसी का स्टे 365 डेज़ होना चाहिए. सो ये दो कंडीशंस है, दोनों को कंबाइन करके हमें बेसिक कंडीशन नंबर 2 बनाया गया है. अगर कोई भी एक्सेस इन दोनों में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट के कहलाने के लिए क्वालिफाइड है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट. If an individual qualifies as a resident of India, the next step is to determine if he or she is an ordinary resident. He or she will be an ordinary resident if he or she made it both the following conditions. अगर कोई एक्सेसी रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप है कि उसका जो ऑर्डिनरी रेसिडेंसी है वो हमें क्लैरिफाई करना, या वो हमें ऑब्टेन करना. ऑर्डिनरी रेसिडेंट एक एक्सेसी तभी बन सकता है कि जब वो एक रेसिडेंट प्रूफ हो चुका हो. तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उसे फॉलोइंग दोनों कंडीशंस क्वालिफाई या सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. इसमें रेसिडेंट की तरह नहीं है कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई की तो चलेगा. इसमें दोनों कंडीशंस कंपलसरीली उसे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. उसमें फर्स्ट कंडीशन है, हैज़ बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल में से उसे 2 साल के लिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, कि जो हमारा एक्सेसी है जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर रहा है उसे. सेकंड कंडीशन है, हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. इसमें एक लाइन छोटी सी मिसिंग है. प्रीवियस ईयर को छोड़ के
पिछले इमीडिएट 7 सालों में उसका जो टोटल स्टे है वो 730 डेज़ होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हुई, सेटिस्फाई हुई, तभी एक एक्सेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के नाम से क्वालिफाई किया जाएगा या क्वालिफाई हो सकता है। नाउ नॉन रेसिडेंट, इट इज़ वेरी ईजी। इफ़ अ इंडिविजुअल इज़ नॉट अ रेसिडेंट or an ordinary resident in India in any previous year, he or she is qualifies as a non-resident of India। अगर एक एक्सेसी ना तो रेसिडेंट है ना तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो सीधे सीधे एक NRI होगा, यानी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। सो टुडे we are not going in very deep or thorough reading because we all are knowing that our exams are very near, so we will take as more as syllabus। हम ज़्यादा से ज़्यादा सम्स या ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग मेथड्स लेने की ट्राई करेंगे। सो इस टॉपिक में हम डीप नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम डीप जाएंगे तो ऑलमोस्ट इसके कुछ 3-4 पेजेस और हैं। इसलिए टुडे वी विल ओनली गेट द मेन टॉपिक, मेन आइडियाज़ ऑफ दिस टॉपिक। सो नाउ लेट अस सी अ इलस्ट्रेशन सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स अस। इलस्ट्रेशन 1, ये इलस्ट्रेशन है मैंने टोटली मेरे आइडिया से बनाया। इट इज़ नॉट कॉपीड फ्रॉम एनी बुक, सो इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक सो जस्ट इग्नोर दैट। आई एम रीडिंग द इलस्ट्रेशन। रवि शाह इज़ वर्किंग इन Canada for 12 years. He returned to India on 1st June 2019 to attend a family gathering and stayed in India up to 29th February. Additional information is given previous year stay in India, उसको जो 7 सालों का स्टे वो दिया है और उसका जो प्रीवियस ईयर का स्टे है वो भी दिया है। फिर नीचे लिखा है डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। हमें जो ये साल है 2021 उसके लिए हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये निकालेंगे कि क्या वो रेसिडेंट है या नहीं। सो वो हमने कैसे निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंटिंग ऑफ डेज़ करेंगे कि वो आया जून 2019 में और फरवरी 2020 तक वो इंडिया में रहा। तो 30 जून के 30 डेज़, जुलाई के 31 डेज़, अगस्त के 31 डेज़, सितंबर के 30 डेज़, अक्टूबर के 31 डेज़, नवंबर के 30 डेज़, दिसंबर के 31 डेज़, जनवरी 2020 के 31 डेज़ और फरवरी में 29, क्योंकि 2020 एक लीप ईयर है। इन सब का टोटल करेंगे तो हमें 304 डेज़ मिलेंगे कि जो उसका टोटल स्टे है प्रीवियस ईयर में। नाउ लेट अस पुट इन अ टेबल। यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स, कंडीशंस फॉर रेसिडेंट, stay in India and whether the condition is fulfilled or not. Conditions for resident में हम पहले लिखेंगे has he stayed in India for minimum period of 182 days during the previous year 2019 and 20. Sorry 2020 and 2019 it's like that. उसका जो प्रीवियस ईयर में स्टे है वो क्या 182 डेज़ है, मेन ये कहना चाहता है। तो जो 1 जून से 29 फरवरी तक वो रहा है तो उसका टोटल डेज़ हमने काउंट किया वो है 304 डेज़। तो येस, उसने हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई किया। तो द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो यू हैव टू राइट येस इन द थर्ड कॉलम। नाउ द सेकंड कंडीशन इज वॉज ही प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019 और 2020। क्या वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ के लिए था? तो हमने ऊपर ही काउंट किया कि वो 304 दिन के लिए था। तो अल्टीमेटली अवर सेकंड कंडीशन इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड, दैट इज़ येस। एंड उसमें और एक हमने देखी थी कि 2 कंडीशंस थी। तो दूसरी कंडीशन क्या थी? फॉर 365 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो 4 साल थे, क्या उसमें उसके टोटल स्टे 365 डे हो रहे हैं? तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 7 सालों की, उसमें से हम 4 साल लेंगे, 1918, 1817 एंड 1716 एंड 1615, 125 डेज़, 160 डेज़, 75 डेज़ और 92 डेज़। सो ये चारों साल हम लेके सेकंड कॉलम के थर्ड रो में डाल देंगे, जो सेंटर सेल है उसमें 125 प्लस 160 प्लस 75 प्लस 92, इनका टोटल आएगा 452 डेज़। सो अवर subsidiary condition in the second basic condition is also satisfied. As he satisfies both the basic conditions, he will be treated as a resident of India. इसलिए हमें वो पता चल गया कि इसने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की, इसलिए वो हमारा रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वो था कि एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं, हम वो डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस थी। कौन सी 2 कंडीशंस? तो उसे एडिशनल कंडीशंस भी कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज़
he must be a resident in India at least for 2 previous years out of 10 previous years preceding the relevant previous year. पिछले 10 सालों में से उसका जो रेसिडेंसी है वो 2 साल का होना ही चाहिए, 10 में से 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए ऐसे रेसिडेंट. तो एज मिस्टर शाह वॉज नॉट अ रेसिडेंट फॉर 2 years आउट ऑफ 10 previous years, therefore he fails to satisfy the first additional condition. हमारे जो मिस्टर शाह है वो पिछले 10 सालों में 2 साल के लिए रेसिडेंट नहीं है, तो उनका जो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है वो सेटिस्फाई करने में वो फेल हो गए. नाउ लेट अस सी द सेकंड कंडीशन. His total period of stay in India during 7 previous years preceding the relevant previous year must be minimum 730 days or more. प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में उनका जो टोटल स्टे है वो 730 डेज़ होना चाहिए या उससे ज़्यादा. तो उनका जो टोटल स्टे है पिछले 7 सालों में 7 preceding year to the relevant previous year is 837 days. Now how we get 837 days is जो हमें 7 सालों की इन्फॉर्मेशन दी है, सम में दी है, उन सबको हम प्लस करेंगे, उनका जो टोटल होगा वो होगा 837 डेज़. तो व्हेन वी पुट 837 डेज़ इन दिस वी विल सक्सेसफुली कंप्लीट द सेकंड कंडीशन. सो he hence he successfully satisfied the second additional condition. लेकिन though he satisfied one of the 2 additional basic conditions, Mr. Shah will be treated as a resident but not ordinary resident of India for the next assessment year 2020 and 2021. हमने पहले पढ़ा था कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए उन्हें दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है. अगर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे. सो उसमें एक कंडीशन उन्होंने सेटिस्फाई की और एक नहीं की. सो उनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. सो नाउ गाइज हियर वी हैव डन फर्स्ट टाइप ऑफ सम्स. इस चैप्टर में से 2 टाइप के सम्स आते हैं, उसमें से हमने एक कर दिया. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड मेथड एंड दैट इज़ इंसिडेंस ऑफ टैक्स. इंसिडेंस ऑफ टैक्स में काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन पोर्शन भी था, मैंने काफ़ी जगह पढ़ा था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वी आर गेटिंग लेट फॉर द एग्जाम्स, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो आई हैव टेकन द डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम्स. इन इंसिडेंस ऑफ टैक्स यू हैव टू मेक अ टेबल. इसमें आपको अलग अलग इनकम्स दी होंगी, उसे आपको एलोकेट करना है, बायफ्यूरिकेट करना है 3 एक्सेसीज में, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ROR एंड NR. कैसे करना है, किस बेसिस पे करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ. तो द फर्स्ट इनकम शायद वो होगी इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एक्यूरिंग और अराइजिंग एल्सवेयर. इनकम जो रिसीव्ड हुई है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड है इंडिया में, उसका अकरेंस कहीं पे हो, वो कहीं पे भी अराइज हो रही, वो डजेंट मैटर, बट जो रिसीवेंस है और जो डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो, शायद रिसीव होने वाली या रिसीव हो गई है इंडिया में, तो वो तीनों तरह के एक्सेसिस के लिए टैक्सेबल है. सेकंड इज इनकम विच अकर्स और अराइजेस इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर. द सेकंड इज इनकम की जो इंडिया में अराइज हुई है या इंडिया में अकर हुई है, दोनों एक ही वर्ड्स हैं. ड्यूरिंग प्रीवियस लास्ट प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम हमें मिली है वो रिसीव्ड हो इंडिया में हुई या इंडिया के बाहर हुई, वो डजेंट मैटर, बट अकरेंस और अराइज वो उसका इंडिया में है, ओरिजिन इंडिया में है, तो वो भी तीनों के लिए इक्वली टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए और नॉन रेसिडेंट के लिए. थर्ड टाइप इज़ इनकम अकरिंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. इनकम अराइज भी बाहर हुई, अकर भी बाहर हुई, रिसीव्ड ही हमने आउटसाइड इंडिया की, लेकिन ये जो बिज़नेस का कंट्रोल है वो हम इनसाइड द इंडिया से चला रहे हैं. तो ऐसा बिज़नेस का जो इनकम है वो तीनों के लिए इक्वली टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए या नॉन रेसिडेंट के लिए. फोर्थ टाइप इज़ इनकम विच अराइजेज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड द इंडिया इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज. ऐसी इनकम जो अराइजेज भी आउटसाइड इंडिया हुई, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुई, और कोई भी उसका सोर्स XYZ है, तो वो किसके लिए टैक्सेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए. ना तो वो रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, ना तो वो नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा. द फिफ्थ टाइप इज़
income arising outside India and received outside India during years preceding the previous year and remitted to India in previous year. ये जो फिफ्थ टाइप है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी साल की इनकम है प्रीवियस ईयर को छोड़ के, कि भाई 2 साल पहले की या 3 साल पहले की हमारी कोई इनकम है, वो अराइज आउटसाइड इंडिया में हुई है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया में हुई है, और उसे लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर में इंडिया में लाया गया, तो वो तीनों में से किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। रेसिडेंट के लिए भी नहीं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी नहीं, और NRI के लिए भी नहीं। सो अगर हमें कोई भी इनकम दी जाएगी वो इन्हीं 5 टाइप्स ऑफ इनकम के आसपास दी जाएगी। So to understand this, let us take a illustration. Illustration number 2. From the following particulars of total income, determine the total gross income with the reference to different residential status. Here TWO2 मैंने लिखा है गलती से, लेकिन ये है TO2. First is interest from property in Italy. हमें यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की इनकम दी गई है और उसे हमें एलोकेट करना है आर में, OR और NRI में, मतलब रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में। द फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज़ इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इटली रिसीव्ड इन इंडिया। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है इटली में, जो अकरिंग है वो इटली में हो, लेकिन रिसीव्ड कहाँ किया हमने? इंडिया में। तो ये तीनों टाइप के एक्सेसिस के लिए टैक्सेबल होगा। रेसिडेंट के सो हम लिखेंगे, इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर, रेसिडेंट, OR और NR। उसमें फर्स्ट इंटरेस्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इटली रिसीव्ड इन इंडिया, और तीनों के कॉलम में 3,20,000, 3,20,000, 3,20,000। सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन मुंबई। इसमें जो हमारी इनकम है वो है कंपनी के बॉन्ड्स, और वो कंपनी कहाँ पे बेस्ड है? मुंबई में। तो उसका मतलब है हमारा रिसीवेंस जो है वो भी मुंबई का होगा। तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ अ मुंबई बेस्ड कंपनी, रेसिडेंट में 50,000, ऑर्डिनरी रेसिडेंट 50,000 और नॉन रेसिडेंट में भी 50,000। द थर्ड इज इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन फ्रांस विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। हमारा जो एक बिजनेस है वो है फ्रांस में, इनकम भी वहाँ आई, इनकम भी सब वहाँ पे हुआ, लेकिन कंट्रोलेंस कहाँ से? उसका दिल्ली में। और इसमें ब्रैकेट में दिया गया है कि 8 लाख हमने इंडिया में रिसीव किए, टोटल इनकम हमारी उससे 10 लाख रुपए। तो नाउ लेट अस सी हाउ दैट वी कैन एलोकेट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन फ्रांस विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। फिर उस पर हम 2 लाइन करके लिखेंगे, फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया, जितना अमाउंट हमने इंडिया में रिसीव्ड किया वो तीनों के लिए इक्वली टैक्सेबल होगा, तीनों के कॉलम्स में 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख। और जो हमने रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया किया, जो हमने आउटसाइड इंडिया में रिसीव किया, वो सिर्फ और सिर्फ 2 जनों के लिए टैक्सेबल होगा, वो है रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इन दोनों के कॉलम्स में हम 2 लाख और 2 लाख लिखेंगे, और जो NRI है उनके कॉलम में हम डैश डैश कर देंगे। नाउ फोर्थ इज पास्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी ब्रॉट टू इंडिया इन जुलाई 2020। नाउ हमने एक पॉइंट देखा था कि पिछले प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स हैं, उन्हें हम अगर इस साल या प्रीवियस ईयर में रेमिट करते हैं, हमारे बिजनेस में इंडिया में लाते हैं, तो उस पर कोई किसी के लिए भी वो टैक्सेबल नहीं है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और तीनों के कॉलम्स हम डैश 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 कर देंगे। सो इट इज़ वेरी इजी। द फोर्थ पॉइंट इज़, द फिफ्थ इज़ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन सिक्योरिटीज़। हमारे बिजनेस ने कहीं पे फॉरेन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया होगा और उसका हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट हमें मिला है 1,50,000, जिसमें से 60% हमने इंडिया में रिसीव किया है और 40% आउटसाइड कंट्री पे कहाँ पे रिसीव किया होगा। तो 1,50,000 का 60% हम निकालेंगे रिसीव्ड इन इंडिया, जो हमने थर्ड पॉइंट में किया वैसे ही सेम करेंगे, रिसीव्ड इन इंडिया, और तीनों के कॉलम में 90,000, 90,000 और 90,000 लिख देंगे। और उसके बाद रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जो अमाउंट हमने बाहर ली 40%, 1,50,000 के, वो हम लिखेंगे रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कॉलम में, जो है 60,000 और 60,000। नाउ वी हैव टू मेक द टोटल, और जो टोटल आएगा उससे हम कहेंगे ग्रोस टोटल इनकम। रेसिडेंट का अगर हम टोटल करें तो उसका आएगा 15,20,000, ऑर्डिनरी रेसिडेंट का हम टोटल करेंगे तो वो होगा 15,20,000, और नॉन रेसिडेंट का अगर हम टोटल करेंगे तो वो आएगा 12,60,000। सो अगर हमारा ये तीनों टोटल सही है तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके सिवा अगर कोई एंट्रीज आती है इनकम की तो वो भी इसी से रिलेटेड होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू राइट दिस टेबल इन योर नोटबुक फॉर योर एग्जामिनेशंस। ये जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2। सो इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम्स।
सो गाइस इधर ही हम अपना वीडियो आज एंड कर रहे हैं एंड आई होप दैट यू लाइक इट और यू अंडरस्टैंड द basics of basic conditions of residential status of an accessory and what is the incidence of tax. I will try to upload a next video because as you are all knowing that our exams are very near, so I will also have to prepare for that. So thanks for watching the Studious Kids and don't forget to subscribe the channel. Thank you.